गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं पूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ सिलेक्शन अड्डा में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो आज हमारी क्लास होने वाली है हिंदी व्याकरण की, और हिंदी व्याकरण में अगर मैं बात करूं, हमारे वर्णमाला वाला जो है टॉपिक चल रहा था, जिसमें से ये तीसरी क्लास है आपकी वर्णमाला में से। और वर्णमाला की अगर मैं बात करूं, कल की क्लास में मैंने आप लोगों को व्यंजन पढ़ाया था। व्यंजनों में से जितना स्वर और व्यंजन जो चीजें अभी तक की क्लास की अगर मैं बात करूं, जितनी हमारी क्लासेस हो गई हैं, इसमें मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी आप लोगों को कहीं पर कोई भी डाउट है, कुछ आप लोग पूछना चाहते हैं, तो जरूर आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन जो है पूछ सकते हैं, वहां पर आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। तो चलिए हम जो है अपनी क्लास की ओर बढ़ते हैं। देखिए आज जो है हमें क्या पढ़ना है, व्यंजन। व्यंजनों में से हमारी दूसरी क्लास है। कल की जो हमारी क्लास हुई थी, कल की क्लास में मैंने आप लोगों को जो है एक नॉर्मल डिस्कशन जो है हमारा हुआ था, जिसमें से मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि व्यंजन के कौन कौन से भेद होते हैं, आपकी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों से बताई थी। अब यहाँ पर देखिए व्यंजन के तीन मूल रूप से भेद होते हैं, ये चीजें मैंने आपको बताई थी, जिसमें से आपने क्या क्या पढ़ा था। एक तो स्पर्शी व्यंजन या वर्गीय व्यंजन जिसको कहा जाता है। देखिए स्पर्शी व्यंजन की अगर हम बात करें ना, ये आपके संख्या में 16 होते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पर स्पर्श व्यंजन की बात करें, स्पर्श व्यंजनों की जो संख्या होती है कितनी होती है, 25 होती है। यहाँ पर स्पर्शी व्यंजन या फिर जो है वर्गीय व्यंजन क्यों लिखा गया है, क्योंकि मूल रूप से जो आपके स्पर्शी व्यंजन होते हैं कितने होते हैं, 16 होते हैं। अगर कुल स्पर्शी व्यंजनों की बात करें तो संख्या में कितने होते हैं, 25 होते हैं। इस वजह से यहाँ पर कहा गया है स्पर्शी व्यंजन या फिर जो है वर्गीय व्यंजन। दूसरा भेद आप लोगों ने पढ़ा था अंतस्थ व्यंजन, जिसकी संख्या 4 होती है। अंतस्थ व्यंजन आपके कौन कौन से होते हैं, या, रा, ला और वा, ये आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं। तीसरा भेद आप लोगों ने पढ़ा था कौन सा, ऊष्म व्यंजन या फिर जो है संघर्षी व्यंजन, जिनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। और ये 4 कौन कौन से होते हैं, आपकी तीनों सा और हा। ठीक है, तो इनकी संख्या कितनी होती है, आपकी 4 होती है। तो ये चीजें आप लोगों ने पढ़ी थी। यहाँ से कई बार आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है, और यहाँ तक मुझे ये उम्मीद है, ये मैं मान करके चल रही हूँ कि आप लोगों को किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। अब जो है हम बढ़ते हैं अपने उस क्लास की तरफ जहां से आज की हमें इस क्लास में पढ़ना था। ये सब जो है आपका व्यंजनों के जो अन्य रूप हैं, ये भी यहाँ पर अगर मैं बात करूं, काकल्य व्यंजन, काकतीय व्यंजन जो है आपका, उसमें व्यंजन, संघर्षी व्यंजन, ये मैंने पढ़ा दिया था। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें, नुक्ता मैं आप लोगों को पढ़ा रही थी। नुक्ता में अगर हम बात करें, नुक्ता वे होते हैं जिनके नीचे बिंदी रखी हुई होती है। अब जैसे आपका का हो गया, हमारे जो नुक्ते वाले व्यंजन है कितने होते हैं, संख्या में 5 होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नुक्ता में आपको ध्यान देना है, इनमें से जो है डा और ढा, जो आपके कौन से डा और ढा उच्छिप्त व्यंजन, जिनको क्या कहा जाता है, ताड़न जात व्यंजन कहा जाता है, द्विगुण व्यंजन कहा जाता है। तो डा और ढा के नीचे जो बिंदु है, उस बिंदु को ही क्या कहा जाता है, नुक्ता कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा नुक्ता का अर्थ होता है आधा ना, जिसका प्रयोग जो है शब्दों पर जोर देने के लिए किया जाता है, किंतु अनुस्वार में प्रयोग थे आधे ना का प्रयोग जो है शब्दों पर जोर देने के लिए कभी नहीं किया जाता है। ये चीज जो है आपको ध्यान देना है। इसके अलावा जो आपके लिए अगर आप नुक्ता पढ़ रहे हैं, इसमें से जो है आपके लिए जरूरी क्या है, ये अगर हम बात करें तो हिंदी वर्णमाला में जब आप नुक्ता पढ़ते हैं ना, तो मूल रूप से नुक्ता जो है कहाँ से लिया गया, आपका अरबी फारसी के प्रभाव से जो है ये नुक्ते वाले शब्द आपके आए हैं। ठीक है, अब कई बार आप लोगों से पूछा जाता है कि जो आपके नुक्ते हैं वो कौन सी भाषा से या फिर जो है किसके प्रभाव से आए हुए हैं, तो आपका अरबी फारसी के प्रभाव से नुक्ते वाले जो व्यंजन है वो आए हैं। इनका प्रयोग जो है हम अपने वर्णमाला में करते हैं। बहुत से ऐसे शब्द हैं जहां पर जो है हम नुक्ते वाले जो व्यंजन है उनका प्रयोग करते हैं। ठीक है, नुक्ते ऐसे व्यंजनों को बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है जो पहले मूल लिपि में ना हो, कि जो है ढा मूल देवनागरी वर्णमाला में नहीं था, और ना ही जो है ये संस्कृत में पाया जाता था। ठीक है,
इसके अलावा जो है यहाँ पर हम आगत व्यंजनों की बात करें। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, ये जो मैंने आपको क्या बताया कि आपके नुक्ते वाले जो व्यंजन होते हैं कितने होते हैं, संख्या में आपके 5 होते हैं, ठीक है। और संख्या में 5 कौन कौन से होते हैं, एक तो आपका का हो गया, खा हो गया, गा हो गया और जा हो गया और फा हो गया। तो इस चीज को यहाँ पर आप लोगों को नुक्ता में जो है ध्यान रखना है, नोट कर लेना है। मिनट, बस 1 मिनट रुकिएगा आप लोग। ठीक है, यहाँ पर आपको जो आपके नुक्ते वाले व्यंजन होते हैं संख्या में कौन कौन से कितने होते हैं, आपके 5 होते हैं, का, खा, का और जा और फा, ठीक है। इनके नीचे, सभी के नीचे जो है बिंदी होती है, सभी के नीचे बिंदी होती है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके अलावा जो है आगत व्यंजनों की बात करें, आगत व्यंजन आपके क्या होते हैं, आगत का मतलब जो है किसी दूसरी भाषा से लिया गया, ठीक है, किसी दूसरी भाषा से लिया गया या फिर जो है किसी दूसरे भाषा से आया हुआ शब्द, वो आपका क्या कहलाता है, आगत व्यंजन कहलाता है, ठीक है। तो हिंदी वर्णमाला में अगर हम बात करें, अंग्रेजी तथा उर्दू के प्रभाव से आए हुए जो शब्द हैं, आए हुए व्यंजन वर्णों का शुद्ध उच्चारण करने के लिए व्यंजन वर्ण के नीचे जो है एक बिंदु लगाया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, नुक्ता कहते हैं। तो जिसे जो है नुक्ता कहा जाता है, नुक्ता लगे हुए जो व्यंजन वर्ण होते हैं उनको ही क्या कहा जाता है, आगत व्यंजन कहा जाता है। इसका मतलब कहने का ये है कि आप लोगों ने अभी क्या पढ़ा कि जो आपके नुक्ते वाले व्यंजन है वो किसके प्रभाव से आए हैं, अरबी और फारसी के प्रभाव से आए हैं। इसका मतलब कि जो है दूसरी भाषा से आए हुए हैं, ठीक है। तो दूसरी भाषा से जो व्यंजन आया है या फिर जो है दूसरी भाषा जिससे जो शब्द आया है उसी को क्या कहा जाता है, आगत व्यंजन या फिर जो है आगत स्वर कहा जाता है, ठीक है। तो इस चीज को यहाँ पर ध्यान देना है। इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या जो है 5 होती है। और कुल संख्या की अगर हम बात करें तो कुल संख्या कितनी होती है, 6 होती है। अब यहाँ पर कुल संख्या 6 होती है, कैसे, आप लोग जो है स्वरों में ये आप लोगों ने पढ़ा होगा ये, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, इसको आगत स्वर कहा जाता है, ठीक है, जिसके नीचे जो है ऊपर जो है चांद बना रहता है, ठीक है। तो इसको क्या कहा जाता है, आगत स्वर कहा जाता है। और 5 जो है आपके नुक्ते वाले व्यंजन हो गए। तो कुल मिलाकर के अगर हम इनकी बात करें, मूल संख्या जो है नुक्तों की कितनी होती है, 5 होती है। अगर हम कुल मिलाकर के इनकी संख्या की बात करें तो ये संख्या में कितने होते हैं, 6 होते हैं, ठीक है। अब 6 इनमें से जो है कौन कौन से आपका कुल संख्या आ और का, खा, गा, घा, जा और फा, ठीक है। नुक्ता यहाँ पर आप इसमें से अगर हम आगत व्यंजनों की बात करते हैं तो आप जो है इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, अगर हम नुक्ता की बात करें तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी कितनी संख्या होती है, कुल मिलाकर के इनकी संख्या की बात करें तो टोटल जो संख्या इनकी 6 होती है। अगर मूल रूप से इनकी नुक्ते वाले जो आपके व्यंजन होते हैं तो मूल नुक्ता की अगर हम बात करें तो कितने होते हैं, संख्या में 5 होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम ध्यान दें, 4 या 5 या उससे ज्यादा वर्ण वाले जो शब्द होते हैं उन शब्दों में यदि 2 या फिर जो है 2 बार से अधिक आगत व्यंजनों का प्रयोग होता है तो दूसरे वर्ण पर नुक्ता का प्रयोग करते हैं, ठीक है। कुल संख्या जो है आपकी कितनी होती है, 6 होती है, इस चीज को ध्यान देना है। इसके अलावा अब आता है आपका कौन सा, द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन कौन से होते हैं, किनको जो है द्वित्व व्यंजन कहा जाता है, आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए द्वित्व व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जब किसी शब्द में एक ही व्यंजन 2 बार आए, ठीक है। जब मान लीजिए कि कोई शब्द है
और उस शब्द में एक ही व्यंजन जो है बार बार आ रहा है, पहले वाला जो आधा और दूसरे वाला जो है उसी का आधे से आधा हो जाए, तब जो है उस वर्ण को क्या कहा जाता है, द्वित्व व्यंजन कहा जाता है। मतलब यहाँ पर कहने का ये है कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, बच्चा लिख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बात क्या करी गई है कि जब किसी व्यंजन में, किसी शब्द में व्यंजन दो बार आता है, मान लीजिए यहाँ पर हमें क्या लिखना है, बच्चा लिखना है, तो इसमें आप देखेंगे कि कोई भी व्यंजन है, वो व्यंजन कितने, ये मान लीजिए कि ये शब्द हमने लिखा, ठीक है, इसमें कोई व्यंजन कितने बार आ रहा है, दो बार आ रहा है। अब दो बार अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो दो बार कौन सा व्यंजन आ रहा है, ये आपका चा दो बार आ रहा है, ठीक है। और एक बार जो है पूरा आता है और एक बार जो है आधा आता है, यानी कि एक बार यहाँ पर पूरा चा आया और एक बार जो है आधा चा आया। तो इसका मतलब यही आपका क्या है, यही आपका जो है द्वित्व व्यंजन है, इसी को जो है द्वित्व व्यंजन कहते हैं। द्वित्व व्यंजन में अधिकतर 3 अक्षर निर्मित शब्द ही जो है आते हैं, जैसे कौन कौन सा, पत्ता हो गया। अब यहाँ पर जो है पत्ता में दो व्यंजन जो है आए हुए हैं, ता जो है दो बार आया हुआ है, एक बार पूरा ता आया हुआ है और एक बार जो है आधा ता आया हुआ है। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, द्वित्व व्यंजन है। अब यहाँ पर जैसे बच्चा लिखा हुआ है, चा जो है दो बार आया हुआ है, लेकिन एक बार पूरा चा आया हुआ है, एक बार आधा चा आया हुआ है, तो ये आपका क्या है, द्वित्व व्यंजन है। इसके पर कुत्ता लिखा हुआ है, तो इस ता जो है दो बार आया हुआ है और ये जो ता है एक बार आधा ता है, एक बार पूरा ता है, ठीक है। इसी प्रकार बिल्ली लिखा हुआ है, दिल्ली लिखा हुआ है, रसगुल्ला लिखा हुआ है, इत्यादि ये शब्द लिखे हुए हैं। सिंपल, आपको ये याद रखना है, द्वित्व व्यंजन से अगर कभी आपसे जो है परिभाषा बहुत कभी पूछी जाएगी, लेकिन कोई भी शब्द दिया हुआ है, अब यहाँ पर आपसे ये पूछा जाएगा कि इसमें से जो है कौन सा व्यंजन है, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको ये ध्यान देना है कि कोई भी शब्द मान लीजिए कि आप लिखते हैं और उस शब्द में जो पहला शब्द है, पहला शब्द पूरा लिखा गया है और दूसरा शब्द जो है आधा लिखा गया है। मान लीजिए कि कोई शब्द है, उस शब्द में कोई भी व्यंजन जो है वो दो बार आ रहा है, उस व्यंजन का प्रयोग जो है दो बार हो रहा है, ठीक है। तो अब वो जो व्यंजन दो बार उसका प्रयोग हो रहा है, एक बार पूरा प्रयोग किया जाएगा और एक बार जो है आधा व्यंजन आएगा। जैसे आप लोगों ने ये उदाहरण देखे, इन उदाहरण से जो है आप लोग समझ सकते हैं कि द्वित्व व्यंजन जो है क्या होता है, ठीक है। इस चीज को यहाँ पर आपको ध्यान देना है। अगला आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, कहाँ से पूछा जाता है, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन आपके क्या होते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है। संयुक्त व्यंजन जो है संख्या में 4 होते हैं। अब ये 4 कौन कौन से होते हैं, छा छत्री, त्रिशूल, या ज्ञानी और ट्री, ठीक है। तो ये संख्या में आपके 4 होते हैं। कई बार आप लोगों से ये पूछा जाता है, इनकी संख्या पूछी जाती है और ये पूछा जाता है कि संयुक्त व्यंजन जो है छाछत्री किन किन व्यंजनों से मिलकर के बना है, त्रिशूल जो है किन दो व्यंजनों से मिलकर के बना है, या ज्ञानी किन दो व्यंजनों से मिलकर के बना है। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो संयुक्त व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जो है दो वर्णों से मिलकर के, जो है एक ही जाति के दो वर्णों से मिलकर के जो शब्द आपके बनते हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है, उन्हीं को जो है आपका संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। संयुक्त का मतलब क्या होता है कि जुड़ा हुआ, ठीक है। तो संयुक्त वैसे जो जहां भी जो है अथवा या फिर जो है दो से अधिक व्यंजन मिल जाते हैं तो वो क्या कहलाता है, संयुक्त कहलाता है। किंतु देवनागरी लिपि की अगर हम बात करें तो देवनागरी लिपि में संयोग के बाद रूप परिवर्तन हो जाने के कारण जो है इन चारों को गिनाया गया है। ये दो या दो से जो है व्यंजनों से मिलकर के बने हुए हैं, इसी वजह से इनको क्या कहा जाता है, संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। वही चीज मैंने आपको बताई कि एक ही जाति के जो है दो व्यंजनों से मिलकर के जो शब्द आपके बने हैं वही आपके क्या कहलाते हैं, वही जो है आपके संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया कि इनकी संख्या जो है 4 होती है, संख्या में 4 होते हैं। 4 कौन कौन से होते हैं, छात्रा, ज्ञा और री। कई बार आपसे ये पूछा जाता है कि ये
छाछत्री जो है कौन कौन से दो व्यंजनों से मिलकर के बना है, त्राटिशूल कौन कौन से व्यंजनों से मिलकर के बना है। तो जो छाछत्री है ना, छाछत्री आपका आधा का और पूरा षटकोणा वाला सा से मिलकर के आपका क्या बना है, छाछत्री बना है। त्राटिशूल जो है आपका आधा ता और पूरा रा मिलाकर के जो है आपका त्राटिशूल बना है। ज्ञाज्ञानी आधा जा और या मिलाकर के ज्ञाज्ञानी बना है। और कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या दिया जाता है, आधा गा और इया दिया जाता है, सॉरी इया दिया जाता है। तो ये आपका यहाँ पर क्या है, गलत है। ठीक है, ऐसे आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाता है कई बार, अधिकतर मैंने देखा हुआ है। तो ये जो है आपका क्या है, गलत माना जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो ज्ञाज्ञानी है आधा जा और इया मिलाकर के आपका क्या बनता है, ज्ञाज्ञानी बनता है। और री की बात करें तो ये जो है आपका आधा शा और रा मिलाकर के आपका क्या बनता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे कुछ विद्वान, कुछ लोग जो है छात्रा ज्ञा और री जो है इसको भी हिंदी वर्णमाला में गिनते हैं। ठीक है, पर ये जो है संयुक्त व्यंजन है, अतः इन्हें वर्णमाला में गिनना उचित प्रतीत नहीं होता है। परंतु वर्तमान में अगर हम बात करें हिंदी वर्णमाला में गिना जाता है। मतलब यहाँ पर कहने का ये है कि जब आप लोगों से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूल रूप से आपके जो है व्यंजन होते हैं, व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था, 33 होती है। ठीक है, 33 जो है मैंने आप लोगों को संख्या बताई थी। और कौन कौन सी 33 बताई थी, 25 तो आपके स्पर्श व्यंजन हो गए, 4 जो है आपके अंतस्थ व्यंजन हो गए और 4 जो है आपके कौन सी उष्म व्यंजन हो गए। इनकी संख्या कितनी हो जाती है, इनकी संख्या जो है 33 हो जाती है। तो मूल रूप से जो आपके व्यंजन होते हैं वो कितने होते हैं, संख्या में 33 होते हैं। ठीक है, इसी वजह से ऊपर आपने देखा होगा मूल रूप से जो व्यंजनों के भेद है, 3 भेद बताए गए हैं मूल रूप से। कौन कौन से, एक तो आपका जो है स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन आपने देखा, और एक जो है आपका कौन सा, एक जो है आपका अंतस्थ व्यंजन, और एक जो है आपने क्या देखा, ऊष्म व्यंजन। इसी वजह से कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप संयुक्त व्यंजन पढ़ रहे हैं तो कुछ लोग जो है, कुछ विद्वानों का यहाँ पर ये भी मानना है कि जो छात्रा और ज्ञा री है इसको भी जो है उन्हीं व्यंजनों में से जोड़ लिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं अयोगवाय ध्वनियां। आप लोगों ने अयोगवाय ध्वनियां पढ़ी होंगी, अनुस्वार और अनुनासिक आप लोगों ने पढ़ा होगा। देखिए अयोगवाय ध्वनियों की अगर हम बात करें, जब आप स्वर पढ़ते हैं तो आप जो है जो अंग और आहा है, ठीक है, अंग और जो आहा है ना, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब जब मैं आप लोगों को स्वर पढ़ा रही थी तो वहां पर मैंने आपको क्या बताया था कि जो आपके स्वर होते हैं संख्या में कितने होते हैं, 11 होते हैं। मूल रूप से जो स्वर होते हैं, स्वरों की संख्या 11 होती है। अब आपने वहां पर ये चीज सोची होगी कि जो हमारा अंग और आहा होता है ये क्यों नहीं इसमें गिना जाता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है, जो आपके अयोगवाय ध्वनियां होती है ना, ये जो अनुस्वार और जो अनुनासिक, ये जो आपकी ध्वनियां होती है, अनुस्वार और जो विसर्ग होता है ना, तो ये ना तो व्यंजनों में आते हैं, ना तो इनको जो है व्यंजनों में काउंट किया जाता है, और ना ही जो है इनको किसमें, ना ही जो है इनको स्वरों में काउंट किया जाता है। बस 1 मिनट रुकिएगा आप लोग, मुझे लग रहा है कि लाइट थोड़ा सा जो है कम आ रही है, एक लाइट और जला, चलिए अब शायद चीजें और सही दिखेंगी, है ना। तो ये जो है आपका अयोगवाय ध्वनियों की बात करें, अयोगवाय जो है हमेशा स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होते हैं, क्योंकि ये जो है स्वयं में आयोग और सिर्फ जो है साथ चलने में सहयोगी होते हैं। हिंदी वर्णमाला में अगर हम बात करें तो इसके 2 रूप होते हैं। 2 रूप कौन कौन से होते हैं, अनुस्वार और विसर्ग होता है। ठीक है, अनुस्वार और विसर्ग होता है। अनुस्वार की अगर हम बात करें, जो आपका अंग है ना, ये जो आप कोई भी शब्द लिखते हैं ना, ऊपर जो बिंदी लगाते हैं वो क्या है, आपका अनुस्वार है। मान लीजिए यहाँ पर आपने क्या लिखा, गंदा लिखा, ठीक है, गंदा लिखा, तो ये जो आपने ऊपर बिंदी लगाई ये क्या है, अनुस्वार है। ठीक है, अब मान लीजिए आपने जो है गंगा लिखा,
क्या लिखा आपने, गंगा लिखा। ये जो आपने ऊपर बिंदी लगाई ये क्या है, ये अनुस्वार है। अब विसर्ग की बात करें, आपकी हिंदी वर्णमाला में विसर्ग क्या होते हैं, ये जो आप डबल में दो बिंदी लगा देते हैं ना, कुछ ऐसे शब्द लिखते हैं जहां पर जो है आप इस विसर्ग का प्रयोग करते हैं। मान लीजिए कि जैसे आपने क्या लिखा, दुख लिखा, ठीक है, आपने क्या लिखा, दुख लिखा, तो हमने यहाँ पर किसका प्रयोग किया, विसर्ग का प्रयोग किया, ठीक है। तो हमारे जैसे अतः लिखा हमने, जैसे अतः लिखा तो हमने किसका प्रयोग किया, उस विसर्ग का प्रयोग किया, ठीक है। तो हमारी हिंदी वर्णमाला में जो अयोगवाय ध्वनियां होती हैं, बहुत से ऐसे शब्द हम लिखते हैं जहां पर हम अयोगवाय ध्वनियों का प्रयोग करते हैं। अनुस्वार जो आप ऊपर बिंदी लगाते हैं वो जो है आपका क्या कहलाता है, अनुस्वार कहलाता है, और जो आप डबल में बिंदी लगाते हैं दो बिंदी, वो जो है आपका क्या कहलाता है, विसर्ग कहलाता है, ठीक है। अब हम जो है यहाँ पर अनुस्वार की बात करते हैं। अनुस्वार जो है आपका होता क्या है, अनुस्वार जो है हमेशा स्वर के बाद आता है, व्यंजन वर्ण के बाद या फिर जो है व्यंजन वर्ण के साथ अनुस्वार और विसर्ग का प्रयोग कभी नहीं होता, क्योंकि व्यंजन वर्णों में जो है पहले से ही स्वर जुड़े हुए होते हैं। ये बात तो बिल्कुल सही है। आप लोगों ने जब व्यंजन पढ़ा था तो मैंने आपको व्यंजन की परिभाषा क्या बताई थी कि व्यंजन वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से नहीं कर पाते हैं, जिनके उच्चारण में हमें किसकी सहायता लेनी पड़ती है, स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। तो वही बात यहाँ पर कही गई है, क्योंकि व्यंजन वर्णों में पहले से ही जो है स्वर जुड़े हुए होते हैं, बिना स्वरों की सहायता से व्यंजनों का उच्चारण हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर जो है कंगा, रंगून, तंदूर, ये सब जो है यहाँ पर किसका प्रयोग हुआ है, अनुस्वार का प्रयोग हुआ है, ठीक है। अनुस्वार की अगर हम बात करें, अनुस्वार की जो संख्या होती है वो क्या होती है आपका, ये जो बिंदी लगाते हैं ना, ये जो है आपका अनुस्वार होता है, ठीक है। अंग जो है आपका अनुस्वार, इसमें ऊपर लगी हुई जो बिंदी होती है ना, बिंदु का अर्थ होता है आधा ना, ठीक है। ये बात तो बिल्कुल सही है। मान लीजिए कि यहाँ पर जैसे कंगा लिखा हुआ है या रंगून लिखा हुआ है या तंदूर लिखा हुआ है, जब आप इनका उच्चारण करेंगे तो हमारे मुख से जो ध्वनि निकलेगी वो आधे ना की ध्वनि निकलेगी, ठीक है। जैसे हमने गंगा कहा या फिर डंडा कहा, कोई भी शब्द कहा, तो अनुस्वार की जगह पर हमारे मुख से आधे ना की जो है, आधे ना का उच्चारण होगा। तो वही बात यहाँ पर कही गई है कि जो आपके अनुस्वार होते हैं, इसमें ऊपर लगी हुई जो बिंदी होती है, ऊपर लगी हुई जो इस बिंदी का प्रयोग हम करते हैं, तो ये आपका क्या है, ये आधा ना होता है, ठीक है। इसके अलावा हम विसर्ग की बात करें, विसर्ग आपके क्या होते हैं, विसर्ग हमेशा स्वर के बाद आता है। विसर्ग का उच्चारण करते समय जो है हा की जो है ध्वनि आती है। मान लीजिए कि यहाँ पर कहने का ये है, मतलब ये है कि जब आप जो है विसर्ग का प्रयोग करते हैं, तो विसर्ग का प्रयोग करते टाइम पर जो है हम जब उच्चारण करेंगे उसका, तो हा की ध्वनि निकलेगी हमारे मुख से। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर क्या लिखा, दुख लिखा, मैंने यहाँ पर दुख लिखा, अतः लिखा, प्रातः लिखा, तो यहाँ पर किसकी ध्वनि निकल रही है, किसकी ध्वनि, हा की ध्वनि निकल रही है, ठीक है। हा की ध्वनि आती है, इनकी भी संख्या कितनी होती है, एक होती है। जो आप स्वरों में जब आप पढ़ेंगे अंग और आहा, जो आप आहा पढ़ते हैं ना, इसमें किसकी ध्वनि निकल रही है, इस हा की ध्वनि निकल रही है, ठीक है। इसके अलावा जो आप विसर्ग होते हैं, विसर्ग प्रयुक्त सभी शब्द जो है संस्कृत अर्थात तत्सम शब्द माने जाते हैं, जैसे स्वतः, अतः, प्रातः, दुख इत्यादि। अब यहाँ पर तत्सम और तद्भव शब्दों की बात करें, ये भी मैं आप लोगों को आपकी हिंदी वर्णमाला में ही पढ़ाऊंगी। तत्सम क्या होता है, तद्भव शब्द आपके क्या होते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें, जो आपके अनुस्वार और विसर्ग होते हैं, लेखन की दृष्टि से अगर हम बात करें तो स्वर और उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन होते हैं। इन दोनों का योग ना ही जो है स्वर के साथ होता है और ना ही जो है इन दोनों का योग किसके साथ होता है, व्यंजन के साथ होता है। ये जो आपके अयोगवाद ध्वनियां होती हैं, जो आपके अनुस्वार और विसर्ग होते हैं, ये स्वर इस वजह से नहीं होते हैं क्योंकि ये स्वर के बाद आते हैं, और व्यंजन इस वजह से नहीं होते हैं क्योंकि ये स्वरों में गिने जाते हैं,
ठीक है। तो ये जो है आपके जो अनुस्वार और विसर्ग होते हैं ना, ये ना तो जो है स्वरों में इनका योग होता है, ना ही जो है ये स्वरों में गिने जाएंगे, और ना ही जो है इनका योग व्यंजनों में होता है। इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, इसीलिए जो है इन्हें अयोग कहते हैं। फिर से जो है ये अलग अर्थ का वहन करते हैं, इसलिए अयोग वाय ध्वनियां इनको कहा जाता है। तो ये बात आपको समझना है, अयोग वाय ध्वनियां आपकी कौन कौन सी होती है, इनको अयोग वाय ध्वनियां जो है क्यों कहा जाता है। अब यहाँ पर कई बार ऐसा होता है, अनुनासिक की अगर हम बात करें, जब आप कुछ ऐसे शब्द लिखते हैं जहां पर जो है आप अनुनासिक व्यंजन का प्रयोग करते हैं। अनुनासिक आपका क्या होता है, ये जो आप ऊपर चांद बिंदु लगाते हैं, क्या लगाते हैं, ये जो आप ऊपर चांद बिंदु लगाते हैं ना, यही आपकी क्या है, अनुनासिक ध्वनि है। ठीक है। तो हिंदी वर्णमाला में अनुनासिक जो है अनुनासिक वर्ड जो है दो प्रकार के होते हैं। एक तो आपके चंद्र स्वनिम चिन्ह होता है, और एक जो है आपका कौन सा, एक जो है आपका चंद्र बिंदु होता है, ये जो चंद्र बिंदु होता है आपका। ठीक है। चंद्र स्वनिम चिन्ह की अगर हम बात करें, तो ये जो है जो चंद्र अंग्रेजी के स्वर चिन्ह है, क्योंकि इनका प्रयोग जो है अंग्रेजी के शब्दानुसार किया जाता है, जो आपके क्या होता है, अनुस्वार होता है। चंद्र स्वनिम चिन्ह के प्रयोग की अगर हम बात करें, इसका प्रयोग हम करते कहां पर है, तो यह जो है अयोग के मूल शब्दों के साथ जो है प्रयोग किया जाता है। परिवर्तन के शब्दों के साथ जो है कभी भी इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे अगर हम बात करें तो पुलिस, ये जो है क्या है, मूल शब्द है। अगर हम इसको परिवर्तित करके लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, पुलिस, इस तरीके से लिखेंगे। तो यही चीज यहाँ पर कही गई है कि जब अंग्रेजी वर्णमाला के अंग्रेजी वर्ण के पहले और बाद में कोई अन्य अंग्रेजी का वर्ण अवश्य हो, तो वहां पर जो है कभी परंतु कभी ना हो, तब जो है अधिकार चंद्र स्वनिम चिन्ह का होता है। ये जो हम बिंदी लगाते हैं, इसका जो है चिन्ह होता है। ठीक है, इसका चिन्ह हम प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर क्या लिखा, डॉक्टर लिखा, हॉट लिखा, बॉल लिखा, कॉफी लिखा, कॉपी लिखा, यहाँ पर जो है हम इसका किसका प्रयोग, इस स्वनिम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अब इसके बाद जो है हम यहाँ पर बात करें चंद्र बिंदु का, जो हम ये चंद्र बिंदु लगाते हैं, कोई भी शब्द लिखते हैं, ये ऊपर जो चांद बिंदी लगाते हैं ना, इसी को क्या कहा जाता है, चंद्र बिंदु कहा जाता है। तो चंद्र बिंदु के उच्चारण में मुंह से अधिक तथा नाक से बहुत कम जो है सांस निकलती है। यहाँ पर देखिए चंद्र बिंदु की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो ये मुंह लिखा हुआ है ना, यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं कि चंद्र बिंदु का प्रयोग किया गया है। या जो यहाँ पर सांस लिखा हुआ है, यहाँ पर भी जो है चंद्र बिंदु का प्रयोग किया गया है। तो चंद्र बिंदु जो है, चंद्र बिंदु के उच्चारण में मुंह से अधिक तथा नाक से जो है बहुत कम सांस निकलती है। इन स्वरों पर चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है, जो कि शिरोरेखा के ऊपर लगता है। ठीक है, इसका प्रयोग होता है, जो कि किसके ऊपर, ऊपर जो है लगता है। मान लीजिए कि ये शब्द आपके लिखे हुए हैं, तो इसके जो है ऊपर इसका प्रयोग करते हैं हम। ठीक है। इसके अलावा जब उच्चारण शुद्ध नासिक होता है, तो वहां पर चंद्र बिंदु का प्रयोग करें। जैसे वहां, जहां, हाँ, कैया, इंसा, सांप, जहां पर समझ लेना है कि जब आप इनका उच्चारण करते हैं, तो हमारे जो नाक है ना, ऐसा जो है महसूस होता है कि जैसे हम कोई भी शब्द है, तो हम जो है नाक से उच्चारित कर रहे हैं, या फिर जो है जैसे आप नाक दबा करके अगर कोई भी शब्द बोलेंगे ना, तो ऐसा महसूस होगा कि हम जो है कोई भी शब्द का प्रयोग जो है नाक से उच्चारित कर रहे हैं। नाक जो है हमारी थोड़ा सा जो है बैक टाइप में जाती है। ठीक है। तो जैसे हम कुछ शब्द हैं जहां पर जो है हमारी नाक से उच्चारित, नाक से जो है महसूस होता है कि हम इन ध्वनियों का प्रयोग करते हैं। जहां, हाँ, कैया, इंसा, सांप, ये सब जो है आपका क्या कहलाता है, चंद्र बिंदु, इनमें प्रयोग हुआ है। ठीक है। इसके अलावा चंद्र बिंदु के स्थान पर बिंदु का प्रयोग कैसे, कहां पर किया जाता है, इसकी अगर हम बात करें, तो जहां पर जो है ऊपर की ओर आने वाली जो मात्राएं हैं, जैसे आए, वहां पर चंद्र बिंदु के स्थान पर जो है अनुस्वार का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे भाइयों, कहीं, मैं, नहीं, भूम और वहां। अब यहाँ पर मान लीजिए कि बात यहाँ पर ये कही गई है कि जैसे जहां पर ऊपर की ओर जो मात्राएं आने वाली हैं, जैसे यहाँ पर जो है क्या लिखा हुआ है, भाइयों लिखा हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पर ऐसा तो नहीं है कि हम इसमें ये चांद बिंदु लगा देंगे, ये ऐसे तो कोई भी शब्द जो है नहीं लिखे जाते, और ऐसे लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर जो है क्या लिखा हुआ है आपका,
जैसे कहीं लिखा हुआ है, ठीक है, जैसे कहीं लिखा हुआ है, तो अब ये जो कहीं लिखा हुआ है इसमें ऐसा तो नहीं है कि हम ये जो है यहाँ पर चांद बिंदु लगा लेंगे, ये भी जो है आपका गलत माना जाएगा, ये भी गलत माना जाएगा। तो हमारी हिंदी वर्णमाला में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जहां पर ऊपर की ओर आने वाली जो मात्राएं हैं, जैसे आपकी ये भाइयों, ये जो मात्रा हो गई आपकी, ये मात्रा हो गई, मैं मात्रा हो गई, मैं हो गई, नहीं हो गया, वो हो गया, ऐसी हमारी जो है कुछ मात्राएं होती हैं जहां पर हम चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं करते हैं, और चंद्र बिंदु की जगह पर हम किसका अनुस्वार का जो है प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो इस अनुस्वार का मतलब ये जो बिंदी होती है, ठीक है, इसका प्रयोग, इस बिंदी का प्रयोग हम करेंगे, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पर ऐसा नहीं आपको समझना है कि बहुत से ऐसे शब्द होते हैं। अब आपने जो है ये अनुस्वार और अनुनासिक वाला आपने नियम पढ़ लिया। अब कहीं जो है अगर अनुस्वार आता है या अनुनासिक आता है तो वहां पर जो है आप चंद्र बिंदु लगाने लगे, है ना। तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनमें मात्रा जो है ऊपर की ओर होती है, ठीक है। जहां पर मात्रा नीचे की ओर होगी, जैसे वहां लिखा गया है, कहाँ लिखा गया है, जहां लिखा गया है, तो इन सभी की जो मात्रा है वो क्या है, नीचे की ओर है। अब कुछ शब्द हमारे ऐसे हैं, जैसे ओ की मात्रा हो गई आपकी, और ए की मात्रा हो गई, ए की मात्रा हो गई, तो यहाँ पर जो है हम किसका अनुनासिक का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ पर जो है हम किसका प्रयोग करेंगे, अनुस्वार का प्रयोग करेंगे। अनुस्वार की जगह पर अनुस्वार मतलब एक बिंदी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो इस चीज को यहाँ पर आपको ध्यान देना है। इस नियम के अनुसार जो है कहीं, केचुआ, सैकड़ा आदि शब्द जो है यहाँ पर क्या माने जाएंगे, गलत माने जाएंगे, ठीक है। अनुनासिक और अनुस्वार में अगर हम अंतर की बात करें, इसमें अंतर क्या होता है, अनुनासिक और जो अनुस्वार होता है, अनुनासिक मतलब आपका क्या, चांद बिंदु, अनुस्वार क्या होता है, अनुस्वार मतलब ऊपर बिंदी, ठीक है। कोई भी शब्द आपने लिखा, अनुस्वार ऊपर बिंदी, अनुनासिक ऊपर चांद बिंदु। तो अनुनासिक स्वर और अनुस्वार जो है मूल रूप से व्यंजन है। इनके प्रयोग के कारण जो है कुछ शब्दों के अर्थ में अंतर आ जाता है। जैसे हंस, हंस जो है एक जल पक्षी, हंसने की जो है क्रिया, ठीक है। पंचमाक्षरों की अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पर होता क्या है, अब आपको इसका जब अंतर आप पढ़ रहे हैं तो अनुस्वार, अनुनासिक जो है आप कोई भी शब्द लिखेंगे, कहाँ जहां तहां लिखेंगे, तो जो ऊपर आप चांदी बिंदु लगाएंगे वो अनुनासिक है। और कुछ शब्द जो है जहां पर आप, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनकी मात्रा ऊपर की तरफ होती है, तो वहां पर जो है हम अनुस्वार की जगह पर अनुनासिक की जगह पर जो है हम अनुस्वार लगाएंगे, जिसका जो है आपका आधे नाक का जो है उच्चारण होता है। जैसे गंगा हो गया, जैसे गंगा हो गया, गंदा हो गया, ये सब यहाँ पर हमने किसका प्रयोग किया, इस अनुस्वार का प्रयोग किया, ठीक है। इसके बाद जो है बात आती है किसकी, पंचमाक्षर। पंचमाक्षरों से बहुत ज्यादा आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से, तो ध्यान देना है। देखिए पंचमाक्षर क्या होता है, प्रत्येक वर्ण आप लोगों ने क्या पढ़ा है, व्यंजनों में आपने जो है वर्गीय व्यंजन पढ़े हैं, ठीक है। तो वर्गीय व्यंजन में 5 की संख्या में 5 वर्गों में जो है आपके 25 टोटल 25 जो है टोटल आपके कौन से हैं, वर्गीय व्यंजन है, ठीक है। अब उनमें से जो आपका लास्ट का 5 वर्गों में जो है लास्ट के आपके जो 5 व्यंजन होते हैं ना, उन्हीं को क्या कहा जाता है, उन्हीं को जो है पंचमाक्षर कहा जाता है, ठीक है। उन्हीं को पंचमाक्षर कहा जाता है, यानी कि प्रत्येक वर्ण का 5वां अक्षर, उसी को क्या कहा जाता है, पंचमाक्षर कहा जाता है। पंचमाक्षर इनमें से प्रत्येक वर्ग का यहाँ पर आप लिख सकते हैं आपके हिंदी वर्णमाला में, प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर, पांचवा वर्ण, ठीक है, आपका क्या कहलाता है, पंचमाक्षर कहलाता है। तो हिंदी वर्णमाला के प्रत्येक वर्ग के 5 वर्णों के समूह को ही क्या कहा जाता है, पंचमाक्षर कहा जाता है। देवनागरी में पंचमाक्षर की जो कुल संख्या होती है वो कितनी होती है, 5 होती है,
ठीक है, वही चीज तो मैंने बताई। आपकी जो देवनागरी लिपि है, मान लीजिए कि जैसे आपके जो काका गागा है ना, इनकी संख्या कितनी होती है? काका गागा में जो आपके पंचमाक्षर होते हैं, पंचमाक्षर की जो संख्या होती है 5 होती है। 5 कौन कौन से? आपका प्रत्येक वर्ग की बात करें, जैसे आपका का वर्ग में अगर हम बात करें, ये का वर्ग है, ये जो है आपका चा वर्ग है, टा वर्ग है, ता वर्ग है और पा वर्ग है। ये आपके कितनी जो है इनकी संख्या हुई? ये जो है आपके इनके 5 वर्ग हैं। ठीक है, अब इन 5 वर्गों में से अगर हम बात करें, प्रत्येक वर्ग का जो आपका 5वां वर्ण है, 5वें का वर्ग में अगर हम बात करें, 5वां वर्ण आपका कौन सा है? अंगा है। ठीक है, चा वर्ग में आपका 5वां वर्ण कौन सा है? इया है। टा वर्ग में जो 5वां वर्ण है वो कौन सा है? आपका आड़ा है। ता वर्ग में जो 5वां वर्ण है वो कौन सा है? आपका ना है। ठीक है, और पा वर्ग में जो आपका 5वां वर्ण है वो कौन सा है? आपका मा है। तो इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 5 होती है। ठीक है, जो आपके पंचमाक्षर होते हैं, ये जो यहाँ पर संख्या दी हुई है, इनकी संख्या 5 होती है। ठीक है, तो इस चीज को यहाँ पर आपको ध्यान देना है। आपकी देवनागरी में, आपकी हिंदी वर्णमाला में पंचमाक्षर जो होते हैं, इनकी संख्या 5 होती है और प्रत्येक वर्ग का 5वां व्यंजन जो है आपका पंचमाक्षर कहलाता है। पंचमाक्षर से निर्मित जो शब्द हैं, जिन्हें अनुस्वार के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। अनुस्वार के स्थान पर मतलब यहाँ पर कहने का ये है, अनुस्वार और अनुनासिक आपने अभी पढ़ा, तो अनुस्वार का मतलब, अनुस्वार का जो चिन्ह होता है वो क्या होता है? आपका कोई भी आप शब्द लिखते हैं तो उस शब्द में जो आप ऊपर बिंदी लगाते हैं, ठीक है, ऊपर बिंदी लगाते हैं, इसी को क्या कहा जाता है? इसी को जो है आपका सॉरी, इसी को जो है क्या कहा जाता है? आपका अनुस्वार कहा जाता है। ठीक है, तो जो आपके पंचमाक्षर होते हैं, प्रत्येक वर्ग का जो 5वां वर्ण होता है ना आपका, तो पंचमाक्षर से निर्मित होने वाले जो चिन्ह हैं, उन चिन्हों को जो है अनुस्वार के स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं हम। जैसे मान लीजिए कि आपने यहाँ पर लिखा क्या? गंगा लिखा। अब यहाँ पर गंगा को हम 2 तरीके से लिख सकते हैं और दोनों तरीके से जो है आपका सही माना जाएगा। गंगा को जो है आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है गंगा को जो है आप इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पर जो है दिनांक लिखा हुआ है, तो दिनांक को जो है आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, जो आपका पंचम लिखा हुआ है, तो पंचम को जो है आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं और यहाँ पर जो है इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें, अब देखिए यहाँ पर एक चीज और आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि इनका परिवर्तन कैसे होगा? जो आपके पंचमाक्षर होते हैं, पंचमाक्षर ध्वनियों का परिवर्तन कैसे होगा? जो आपका लास्ट का वर्ण होता है, कहीं पर भी आप ध्यान देंगे तो जो आपका लास्ट का वर्ण होता है, जहां पर जो है आपका, जैसे यहाँ पर जो है क्या लिखा हुआ है? गंगा लिखा हुआ है। तो ऐसा जो है आपके जो पंचमाक्षर होते हैं, ये तो संख्या में 5 होते हैं। अब जो है हम यहाँ पर गंगा जैसे ऐसे लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर कैसे लिखेंगे? गंगा जो है, जैसे आपका यहाँ पर गा लिखा हुआ है, तो उसी वर्ग का 5वां वर्ण जो है यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, जैसे ये गंगा इस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये जो है आपका जो गा लिखा हुआ है ना, इसी गा वर्ग का, यानी कि का वर्ग के अंतर्गत ही आता है। तो इसी का वर्ग का ही जो 5वां व्यंजन होता है ना आपका, उसी का प्रयोग जो है हम यहाँ पर कर पाएंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर जो है, जैसे दिनांक लिखा हुआ है, तो यहाँ पर दिनांक में क्या है? ये जो दिनांक लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आपका का है, का वर्ग का ही 5वां व्यंजन आएगा, तो मतलब यहाँ पर क्या आएगा? अंग आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर जैसे पंचम लिखा हुआ है, तो पंचम जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, तो पंचम में ये जो आपका चा है ना, तो यहाँ पर इसी वर्ग का 5वां व्यंजन आएगा। तो इस तरीके से भी जो है हम पंचम लिख सकते हैं। चंचल में अगर हम बात करें, तो यहाँ पर जो चा है, इसी वर्ग का 5वां व्यंजन आएगा, तो चंचल को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर कंठ लिखा हुआ है, तो ये जो कंठ है ना, ये जो ठा है ना, इसी वर्ग का 5वां व्यंजन आएगा, तो कंठ को जो है हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कंधा लिखा हुआ है, कंधे में जो धा है ना,
इस धा को हम क्या कर सकते हैं, इसी वर्ग का जो पांचवा व्यंजन होगा ना वो जो है हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे, यानी कि आधे ना का प्रयोग हम यहाँ पर कर सकते हैं। इसी तरीके से जैसे यहाँ पर कंपन लिखा हुआ है तो ये जो पा है ना इसी वर्ग का पांचवा व्यंजन, मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, आधा माँ आ जाएगा। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान देना है, अगर मैंने यहाँ पर पांचवें व्यंजन की बात करी तो पांचवें व्यंजन जब आएगा वो पूरा नहीं आएगा बल्कि आधे रूप में आएगा। ठीक है, तो ये बात भी यहाँ पर आपको ध्यान देना है। कई सारे ऐसे जो आपके वर्ण होते हैं जहां पर हम अनुस्वार का भी प्रयोग कर सकते हैं और पंचम वर्ण का भी जो है प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज को आपको यहाँ पर ध्यान देना है। अगला जो है आपका आता है अनुस्वार को पंचमाक्षर में बदलने के नियम। अनुस्वार जो होते हैं आपके, अनुस्वार को पंचमाक्षर में बदलने के क्या नियम होते हैं, इसकी अगर हम बात करें तो यदि पंचमाक्षर के बाद किसी अन्य वर्ग का कोई वर्ण आए तो पंचमाक्षर अनुस्वार के रूप में परिवर्तित नहीं होगा। बिल्कुल बात सही है। मान लीजिए कोई पंचमाक्षर है, ठीक है, आपका पंचमाक्षर कौन कौन से होते हैं, अंगा होता है, इया होता है, और आपका क्या होता है, आड़ा होता है, ना होता है और माँ होता है। अब ये जो पंचमाक्षर आपके वर्ण है ना, इन वर्णों के बाद यदि किसी अन्य वर्ग का कोई वर्ण आता है तो पंचमाक्षर अनुस्वार के रूप में परिवर्तित नहीं किया जाएगा। जैसे वांग में लिखा हुआ है, वांग में लिखा हुआ है, अन्य लिखा हुआ है, चिन्ह में लिखा हुआ है, उन्मुख लिखा हुआ है, आदि शब्द जो है वांग में का जो है हम इस तरीके से यहाँ पर नहीं लिख सकेंगे। अन्य लिखा हुआ है तो इस तरीके से नहीं लिख सकेंगे। चिन्ह में लिखा हुआ है, उन्मुख लिखा हुआ है के रूप में जो है हम इनको नहीं लिख सकते हैं। वही चीज मैंने आपको बताई कि जो आपके पंचमाक्षर होते हैं और जो आपके अनुस्वार होते हैं, पंचमाक्षर में उसी वर्ग का पांचवा व्यंजन जो है प्रयोग किया जाएगा। और अगर आप चाहें कि कोई दूसरा वर्ग है, उस वर्ग का जो है आधा व्यंजन पंचमाक्षर जो है ध्वनि ले ली जाए तो वो जो है यहाँ पर आपका गलत माना जाएगा। ठीक है, तो अगर आप चाहें कि जैसे ये शब्द लिखे हुए ना आपके, और आप चाहें कि इनको जो है आप इस तरीके से लिखेंगे तो बिल्कुल ये रूप जो है ऐसे आप लिखेंगे तो ये आपका क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। ठीक है, ये आपका जो है गलत माना जाएगा। इसके जो आपका पंचमाक्षर होता है, पंचम वर्ण यदि द्वितीय रूप में दोबारा आए तो पंचम वर्ण जो है अनुस्वार में परिवर्तित नहीं होता है। जैसे प्रसन्न, अन्य, सम्मेलन आदि में जो है प्रसन्न, अन्य, सम्मेलन रूप जो है हम नहीं लिख सकते हैं। तो ये भी जो है आपका क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। ठीक है, तीसरा है आपका यहाँ पर जिन शब्दों में अनुस्वार के बाद क्या क्या कौन कौन से शब्द आते हैं, या आता है, रा आता है, ला आता है, वाह आता है और हा आता है, तो वहां पर अनुस्वार अपने मूल रूप में ही रहता है, जैसे अन्य, कन्हैया आदि। अब यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है आपको, यहाँ पर क्या बात करी गई कि जिन शब्दों में अनुस्वार के बाद, अनुस्वार आपका क्या होता है, अनुस्वार जो है आपका ये बिंदी होती है। ठीक है, अनुस्वार के बाद आपका या आता है, रा आता है, ला आता है, वाह आता है और हा आता है, तो वहां पर अनुस्वार अपने मूल रूप में ही रहता है। जैसे यहाँ पर क्या आया, या आया, तो वो जो अनुस्वार है ना वो अपने मूल रूप में ही रहेगा। यहाँ पर क्या आया, कन्हैया आया, तो यहाँ पर जो है जो अनुस्वार रहेगा वो अपने मूल रूप में ही रहेगा। ठीक है, तो इस चीज को आपको यहाँ पर ध्यान देना है। अगला है आपका यदि या, रा, लावा, ये जो है आपके क्या होती है, अंतस्थ ध्वनियां होती हैं। या, रा, लावा ये जो है आपके 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं। और इसके अलावा जो है आपका शाखे, शाहा, यानी कि ये जो है आपके 4 उसमें व्यंजन होते हैं। तो इससे पहले आने वाले जो अनुस्वार है, अनुस्वार में बिंदु के रूप का ही जो है प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये व्यंजन जो है किसी वर्ग में सम्मिलित नहीं होते हैं। जैसे संशय और संयम यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, अगर यहाँ पर या, रा, लावा यानी कि अंतस्थ व्यंजन आपके आते हैं, अगर जो है आपके क्या आते हैं उसमें व्यंजन आते हैं, तो इन व्यंजनों से आने से पहले वाले जो अनुस्वार में बिंदु के रूप का ही यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे।
ठीक है। और क्यों करेंगे? क्योंकि इनके व्यंजन, ये जो व्यंजन होते हैं वो किसी वर्ग में सम्मिलित नहीं होते हैं, जैसे ऐसे जो है आपके कुछ व्यंजन होते हैं, ठीक है। तो वहां पर हम किसका? अनुस्वार का ही प्रयोग करेंगे। अगला है यहाँ पर आपका पंचम वर्णों के स्थान पर जो है अनुस्वार। अब जो आपके पंचम वर्ण होते हैं ना, इनके स्थान पर जो है आपके अनुस्वार ध्वनियां, अनुस्वार जो होते हैं, इनका प्रयोग हम कैसे करेंगे इसकी अगर हम बात करें, देखिए जो अनुस्वार होता है वो क्या होता है आपकी, ये बिंदी जो है अनुस्वार होती है। तो अनुस्वार का प्रयोग जो है पंचम वर्ण आपके कौन कौन से होते हैं? संख्या में 5 होते हैं, अंगा, इया, आड़ा, ना और मा। तो ये पंचमाक्षर जो है आपके कहलाते हैं और इनके स्थान पर जो है किसका, इसका जो है प्रयोग किया जाता है अनुस्वार का। अनुस्वार के चिन्ह के प्रयोग के बाद जो है आने वाला जो वर्ण होता है, आने वाले वर्ण की बात करें तो का वर्ग हो गया आपका, चा वर्ग हो गया, टा वर्ग हो गया, ता वर्ग हो गया, पा वर्ग हो गया। तो इन वर्गों में जिस वर्ग से संबंधित होगा तो उसी वर्ग का ही जो है अनुस्वार उसी वर्ग के पंचम वर्ण के लिए प्रयोग किया जाएगा। वही बात जो मैं बता चुकी हूं वही चीज जो है यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। तो जो आप अनुस्वार प्रयोग करेंगे ना, उसी वर्ग का पंचम जो 5वां व्यंजन है ना, उसी वर्ग का ही जो है प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर गंगा लिखा हुआ है, चंचल लिखा हुआ है, डंडा लिखा हुआ है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर जैसे गंगा लिखा हुआ है तो हम जो है गंगा किस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये जो गंगा लिखा हुआ है ना, तो गंगा क्या है, उसी वर्ग का व्यंजन है आपका। तो उसी वर्ग का यानी कि का वर्ग के अंतर्गत ये भी आपका आता है, का वर्ग के अंतर्गत आपका ये भी आता है। तो का वर्ग का ही आपका जो 5वां व्यंजन होगा ना, वो जो है हम यहाँ पर अनुस्वार जो है उसी वर्ग के 5वां व्यंजन का जो है प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, अंगा हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर जैसे चंचल लिखा हुआ है तो इस चंचल में जो है आपका चा जो है, चा वर्ग का जो 5वां व्यंजन होगा यहाँ पर हम इसका प्रयोग करेंगे, यानी कि 5वां व्यंजन आपका क्या है, इया है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर झंडा लिखा हुआ है तो झंडा ये जो है आपका क्या है, जो यहाँ पर जो है झंडा, ये जो डा है ना आपका कौन से वर्ग का है, टा वर्ग का है। अब हमें टा वर्ग का ही 5वां व्यंजन लेना है, तो टा वर्ग का 5वां व्यंजन आपका कौन सा होगा, ये जो है आपका आड़ा, ठीक है, आधा आड़ा जो है। अब इसी तरीके से गंदा लिखा हुआ है तो ये जो आपका दा है ना, ये क्या है, ये जो है आपका ता वर्ग का व्यंजन है और ता वर्ग का ही 5वां व्यंजन आपका लेंगे। तो ता वर्ग का 5वां व्यंजन आपका कौन सा है, आधा ना आपका जो है यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा। ता वर्ग का जो आपका 5वां व्यंजन है वो कौन सा है, ना है, ठीक है। तो इस चीज को यहाँ पर आपको ध्यान देना है। इसके बाद जो है हम यहाँ पर बात करते हैं वर्णमाला के वर्णों का उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान के आधार पर हो सकता है कि यहाँ पर थोड़ा सा चीजें जो है आपको ब्लर दिखें। अब उच्चारण स्थान के आधार पर अगर हम बात करें, आप लोगों से कई बार पूछा जाता है, तो उच्चारण स्थान के आधार पर यहाँ पर जो आपका स्थान दिया हुआ है, स्वर दिए हुए हैं, कुछ ऐसे स्वर हैं जिनका प्रयोग जो है हम व्यंजनों में भी करते हैं। व्यंजन, अंतर से व्यंजन, उसमें व्यंजन और अयोगवाय ध्वनियां जो कि आपकी 2 होती हैं। तो उच्चारण स्थान के आधार पर यानी कि कंठ से कौन कौन सी ध्वनियों को उच्चारित किया जाता है, तालु से कौन कौन से ध्वनियों को उच्चारित किया जाता है, मूर्धा से कौन कौन सी ध्वनियों को उच्चारित किया जाता है, और दंत से कौन कौन सी ध्वनियों को उच्चारित किया जाता है, ओष्ठ से कौन कौन सी ध्वनियों को उच्चारित किया जाता है, दंतोष्ठ से कौन कौन सी ध्वनियों को उच्चारित किया जाता है। तो ऐसे जो है आप लोगों से कंठोष्ठ से कौन कौन सी ध्वनियों को उच्चारित किया जाता है। तो ये सब जो है आपका हिंदी वर्णमाला में उच्चारण के स्थान पर ये ध्वनियां हैं और यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम ये बात करते हैं कि हिंदी वर्णमाला में कंठ से कौन कौन सी ध्वनियां हैं जिनका हम उच्चारण कंठ से करते हैं। तो स्वरों में जो है आपका क्या हो गया, स्वरों में जो है आपका आ और आ हो गया, और व्यंजनों में से जो है जो आपके का वर्ग के अंतर्गत जो ध्वनियां आती हैं, 5 ध्वनियां आपके व्यंजनों में से का वर्ग के अंतर्गत आती हैं। उसमें व्यंजनों में से जो आपका हा है, ये जो है आपका किसके अंतर्गत, ये आपका कंठ से उच्चारित किया जाएगा। अयोगवाय ध्वनियों में जो आपका आहा है, ये जो है आप किसी कंठ से जो है उच्चारित किया जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान देना है। अच्छा, एक काम करते हैं कि हिंदी वर्णमाला का जो उच्चारण स्थान है ना, यहाँ से जो है हम कल की क्लास में देखेंगे, ठीक है।
क्योंकि क्लास जो है काफी लंबी हो जाएगी, तो इस क्लास को हम यहीं तक रहने देते हैं। बाकी उच्चारण स्थान के आधार पर जो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये कल जो है आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा, यहाँ तक की सारी चीजें आप लोगों को समझ में आई होंगी। अगर किसी को कोई भी डाउट लगता है, कहीं कुछ भी अगर आप लोग पूछना चाहते हैं, तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, वहां पर आपके जो है क्वेश्चन का रिप्लाई कर दिया जाएगा। इसी के साथ साथ आप लोगों को क्लास कैसी लगी ये भी आप लोगों को बताना है, और चैनल को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है जुड़ सके। और आप लोगों को नोट से पीडीएफ के लिए काम करना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, जिसकी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उसी वीडियो के नीचे आप देखेंगे, तो वहां से जाकर के आप जो है नोट्स पीडीएफ वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आज जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया, ये आपको ध्यान देना है। अब जैसे ही हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है वर्णमाला वाला, इसके बाद जो है मैं आपको क्वेश्चन भी करवाऊंगी, और फिर जैसे जो जो टॉपिक हमारा कंप्लीट होते जाएगा ना, उस तरीके से जो है हम लोग क्वेश्चन भी करते जाएंगे, उसका जो है आप लोग रिविजन भी करते जाएंगे, उसकी प्रैक्टिस भी होती जाएगी, ठीक है। तो सारी चीजें जो है एकदम बढ़िया तरीके से हम करते हैं। तो फिर चलिए रखते हैं आज की इस क्लास को यहीं तक। सभी को बाय बाय, थैंक यू।